तो बेसिकली जय हिंद ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी देखने वाले हैं। पॉलिटी के अंदर क्या देखेंगे भाई साहब? आज पॉलिटी के अंदर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करेंगे आज हम। उससे पहले आपको बता दूं, बेसिकली हमारा चैनल है, ठीक है, एनडीए गेट ज्ञान। इस पर हिस्ट्री की वीडियो अपलोड हो चुकी है एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे, जिसको आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। एंड हिस्ट्री अब कंटिन्यू चलेगी, एंड पॉलिटी कंटिन्यू चलेगी, एंड ज्योग्राफी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, और ये तीनों के हो जाने के बाद हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को गो थ्रू करेंगे। एंड ये जो टॉपिक्स है जिस पे हम आज नज़र डालने वाले हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। एंड टेलीग्राम पे हमारा चैनल है एनडीए गेट ज्ञान, जो कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो उसको फॉलो कर लें, जिसपे आपको जैसे पॉलिटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी टॉपिक करा जाएगा, उस टॉपिक के बेसिस पे आपको 10 to 20 MCQ दिए जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो उस पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। सो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स है मेरे मूल पूर्व अधिकार। ठीक है, मूल पूर्व अधिकार। अब ये क्या भाई साहब, मूल पूर्व अधिकार क्या है? वो अधिकार जो आपके लिए भी समान है, गोरे के लिए भी समान है, काले के लिए भी समान है, अमीर के लिए भी समान है, काले के लिए भी समान है। अब क्या चीज़ भाई साहब, गोरा मतलब कोई ब्रिटिशर्स का? ना भाई, ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हम टोटल इंडियन सिटीजन की। ठीक है, चलो फिर उसको आगे डिटेल में करेंगे। पहले चलते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पार्ट 3 में आता है, और जो आर्टिकल 12 है वो हमारा स्टेट से डील करता है, और जिसके अंदर हमारे लॉ एंड पॉलिसीज बनते हैं स्टेट्स के लिए, और आर्टिकल 13 उस पर चेक करता है, टू चेक। ठीक है, बेसिकली क्या है, 12 हम हैं और 13 हमारे पापा हैं। क्या है, ये जो काम कर रहा है उस पर नज़र रखते हैं, ये पापा जी देखते रहते हैं कि बेटा क्या काम कर रहा है। सेम वही आर्टिकल 12 और 13 का काम है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, जिसमें पहला आता है हमारा, इसमें पहला हमारा आता है, वो आता है हमारा दैट राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, ये आता है हमारा पहला। अब इसके अंदर क्या है, 14 की बात करें तो इसमें आता है लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन क्या भाई साहब? कानून सबके लिए एक है, डायलॉग तो सुना ही होगा, है ना? काले के लिए भी सेम है, गोरे के लिए भी सेम है, और अमीर के लिए भी सेम है, गरीब के लिए भी सेम है। अब कानून का मतलब क्या है भाई साहब? अब जैसे मर्डर कोई करेगा, ठीक है, चाहे वो गरीब करे या अमीर करे, धारा तो दोनों पे सेम ही लगेगी ना, सजा भी दोनों को सेम ही होगी। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि अमीर है तो उसको कोई दूसरी छोटी सी सजा दे देते, उसने मर्डर किया है, उसने वो गरीब है इसलिए उसको बड़ी दे देते। ऐसा नहीं होता है, सबके लिए लॉ बराबर है एंड इक्वल प्रोटेक्शन है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑन ऑफ रिलीजियस एंड रेस, कास्ट, सेक्स। देखो भाई साहब, अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो, उसके कलर को लेके, उसको सेक्स के लेके, उसके रिलीजन को लेके, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, एंड मैनी मैनी मोर, ठीक है, तो ऐसा गलत चीज़ है, आपको बाकायदा जेल हो सकती है ऐसा करने पे। ठीक है, ये उसके फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको एबोलिश नहीं कर सकते हो, ये हमारे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 के तहत है। ठीक है ना, जो कि हमारे देश में होता है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भाई साहब, सबके लिए सेम। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं भाई कोई प्राइवेट जॉब निकालिए तो पब्लिक के लिए, तो वो भी भाई नहीं भाई, वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। ठीक, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो कोई गवर्नमेंट निकाल रही है, गवर्नमेंट कोई जॉब निकाल रही है, तो उसमें सबका सेम अधिकार है। अब देखो एनडीए का ही पेपर है, एनडीए का पेपर ऐसा तो है नहीं कि भाई काले लड़के ही भर सकते हैं, गोरे नहीं दे सकते, या गोरे ही भर सकते हैं, काले नहीं दे सकते, है ना? ऐसा तो नहीं है ना, सेम वही चीज़ है। एंड आर्टिकल 17 में बात करते हैं अनटचेबिलिटी। भाई साहब इससे तो सभी वाकिफ होंगे, ज़्यादा क्या इसमें बताओ, छुआछूत। ठीक है, पहले हुआ करता था कि गरीब लोगों को मंदिर में आने की इजाज़त नहीं थी, SC ST को कहीं अच्छे पवित्र स्थान पे जाने की इजाज़त नहीं थी कि आप गरीब हो, अपवित्र हो जाएगा, छूत है, ये सब हुआ करता था। क्योंकि अब काफ़ी ख़त्म हो चुका है। अब देखें तो 100 में से 85% ख़त्म हो चुका है, अभी भी 15% है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, बात है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो आजकल के भाई, आर्टिकल 18 में क्या भाई, जो आजकल के लड़के नाम से पहले रख लेते हैं विंग कमांडर, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, तो ये चीज़ भाई गलत है, आपके ऊपर बाकायदा जेल हो सकती है, केस हो सकता है, ये आप गलत काम कर रहे हैं, अगेंस्ट दी लॉ जा रहे हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेसिडेंस, राइट टू प्रोफेशन। राइट टू प्रोफेशन, राइट टू रेसिडेंस, राइट टू मूवमेंट, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबली, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जो भी 2020 के पेपर में आया था वो राइट टू एक्सप्रेशन पूछा था,
कि ये किसको क्या, ये आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल है, राइट टू एक्सप्रेशन, ये बेसिकली आर्टिकल 19 है। ये पांचों आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। तो अगर आप इसमें किसी की भी एक के ऊपर डिटेल में चाहते हैं तो उसके ऊपर 5 से 7 मिनट का एक वीडियो मैं डाल दूंगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो, ठीक है। वरना इसको सीधे सीधे आपको याद करना है। और बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आपको पॉइंट वाइज ऑन योर फिंगर टिप्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बेसिकली क्या है, आर्टिकल 20 है पनिश ओनली फॉर द ऑफेंस। भाई साहब जो गुनाह किया है उसी के लिए सजा होगी। अब ऐसा तो है नहीं उसने चोरी कर ली है उसको सजा मर्डर की मिल रही है, नहीं है ना, या उसने मर्डर किया है उसको सजा चोरी की मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। तो जो सजा आपने की है उसी के लिए आपको सजा मिलेगी, मतलब सॉरी, जो आपने क्राइम किया है, जो गुनाह किया है, आपको उसी के लिए सजा हो सकती है, ठीक है। डबल जियो पार्टी, एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा हो सकती है। अब इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये है कि आपने जैसे एक बार चोरी कर ली तो आपको उसकी एक ही बार सजा होगी। ये नहीं कि आपको आज एक सजा सुना दी फिर आपकी सजा खत्म हो गई, फिर कहा नहीं भाई इसको एक और सजा दे देते, इसने चोरी तो की थी। आपको एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा हो सकती है। एक क्राइम के लिए आप चाहे मर्डर कर लें तो उसके लिए भी आपको एक ही बार सजा होगी। ये नहीं कि आपने 2 बार मर्डर कर दिया तो आपको एक ही बार सजा होगी। एक बार मर्डर करके एक बार सजा मिल गई, फिर दोबारा मर्डर करोगे तो दोबारा फिर सजा मिलेगी। जितनी बार क्राइम करोगे उतनी बार सजा मिलेगी, लेकिन उतनी बार एक बार सजा मिलेगी, ठीक है। सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं है। एंड स्टेटमेंट टू गिवन पुलिस इज नॉट जस्टिफिकेबल, सब जानते हैं भाई। तो पुलिस कहती है मूवियों में, बताओ तुम चोर हो, तुम ड्रग्स बेचते हो, तुम कबूल करो कबूल करो। चलो मैंने कबूल कर लिया, कोर्ट में जाके बोल दो मैंने बोला ही नहीं था। क्योंकि पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट जस्टिफिकेबल नहीं होती, क्योंकि वो भी जानते हैं जो पुलिस बेसिकली स्टेटमेंट लेती है वो फोर्सफुली लेती है, ठीक है। और ये हमारा लॉ भी है कि आप किसी भी विटनेस को फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, दैट्स इट, खत्म। एंड आर्टिकल 21A क्या है, इसके अंदर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। आप जानते हैं इंडिया में फ्री एजुकेशन फ्री कैसी ही होगी, फिर क्या ही होगा उसमें, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने बेसिकली इंडिया में काफ़ी अच्छे मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं, जिसमें से अब दिल्ली भी एक गिनने लगा है। मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशंस हो गई है, टीचर्स ऑन टाइम आने लगे हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो गई हैं। न्यूज़ में काफ़ी रहा था बेसिकली अरविंद केजरीवाल, ठीक। चलो बात करते हैं आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 क्या है, क्या इसमें अब गर्लफ्रेंड लिखा होगा, भाई साहब कहोगे कि गर्लफ्रेंड क्या चीज़ है, ये भी आर्टिकल है क्या? नहीं, ये आर्टिकल नहीं है भाई, ये बेसिकली समझाने के लिए आपको, ठीक है, शॉर्ट में। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गए हुए हो तो आपसे कोई पुलिस वाला आता है तो कहता है भाई चलो, तो कहोगे कहाँ? तो कहेगा थाने। तो कहेगा क्यों? तो कहेगा चलो। तो आपके पास ये राइट होता है कि आप उससे पहले पूछें कि सर पहले बताइए मेरा ऑफेंस क्या है, मेरा ऑफेंस क्या, मैंने किया क्या है, मेरा अपराध क्या है। फिर आप उससे बोले रुको सर मुझे कॉल करने दो, तो पूछेगा किसको कॉल करोगे, तो आप कहेंगे विधायक है चाचा हमारा है। नहीं विधायक है तो फिर छोड़ ही देगा, ठीक है। वैसे आपको राइट्स होता है कि आप पूछो कि सर मुझे मेरा ऑफेंस क्या है, मुझे कॉल करने दिया जाए। अगर वो फिर भी आपको ले जाता है, ठीक है, तो वो आपको 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ऑल्दो बाय एक्ट ऑफ हैबेस कॉर्पस उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। पूछोगे हैबेस कॉर्पस क्या है, मैंडमस क्या है, ये सब चीज़ें रिट्स के अंदर आती है जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हैबेस कॉर्पस को देखते हैं, हैबेस कॉर्पस मैंडमस इस सबको आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, वीडियो लंबा होगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, मैं ऊपर ऊपर से बता भी दूंगा तो, ठीक है। तो बस मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, कॉल करने दिया जाएगा पहले बंदे को, एक ऑफेंस पूछेगा, ठीक है। ये है डायरेक्शन है ऊपर से नीचे, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस, ठीक। चलो बात करते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। बंधुआ मजदूर, फोर्स लेबर, चाइल्ड फैक्ट्रीज, चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, चाइल्ड लेबर, ठीक है। सीधी बात, बंधुआ मजदूर जो जानते होंगे साउथ अफ्रीका में पहले बेसिकली काले लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में, कि उनको ऐसा बंधुआ मजदूर, ठीक है, उनको मतलब उनकी बोली लगा करती थी बंधुआ मजदूरों की, ठीक है ना, ये हुआ करता था। फिर जो हमारे माननीय श्री महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने फिर वहाँ पे मूवमेंट चलाए, सत्याग्रह मूवमेंट हमारा साउथ अफ्रीका से बेसिकली स्टार्ट हुआ। इसी के यही टॉपिक था, काले और सफ़ेद लोगों के बीच। और इनसे इंस्पायर्ड हमारे एक
साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो आखिरी में बने, ठीक है, बेसिकली उनका नाम स्किप हो रहा है दिमाग से, ठीक है। और आ, बात करते हैं चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज कैसे, जैसे आपके चाचा ताऊ मामा या जो भी हैं, उनकी कोई फैक्ट्री होगी और उधर कोई बच्चे काम करते होंगे, तो आप उनको कह दें चाचा ये बच्चों को हटा दीजिए यहाँ से वरना आपको जेल हो जाएगी। तो कहेंगे क्यों? कहना सर, कहना चाचा मैंने ये आर्टिकल में पढ़ा है, हमारा आर्टिकल 23 और 24 इसी के बारे में बताता है कि अगर आप किसी बच्चे को फैक्ट्री में काम पे लगाते हैं तो आपकी फैक्ट्री बंद और आपको जेल हो सकती है, गैर कानूनी है, ठीक है ना, प्रोहिबिटेशन, ठीक है। बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। ये क्या है? इसके अंदर आता है कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन के अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं आप, कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप डोनेशन या टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ किसी भी धर्म की आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरे राइट्स हैं। आप अंडर आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके पेरेंट्स तक नहीं रोक सकते, आपका मूल पूर्व अधिकार है भाई साहब, कैसे कोई रोक सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया क्वाट लिखा हुआ है, वॉट यू बिलीव इज नॉट द प्रॉब्लम, वॉट यू बिलीव आई शुड बिलीव इज द प्रॉब्लम। बात सही है भाई, जो हम बिलीव करते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वॉट यू बिलीव, जिस पे तुम बिलीव करोगे वही मुझे बिलीव करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? काफी डीप मीनिंग है, समझ जाना तो बताना। हम बात करते हैं आर्टिकल 29 टू 30। अब आर्टिकल 29 टू 30 क्या है हमारा? कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कहोगे एजुकेशनल राइट तो हमने 21A में कर ही दिया है, वो फिर से कैसे आ गया? ये एजुकेशनल राइट बेसिकली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये माइनॉरिटीज़ के लिए है, जो हमारे बेसिकली आदिवासी है या SC ST तो अब काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए है बेसिकली लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड माइनॉरिटीज इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 29 बनाया गया है। एंड वो अब एंड उनके लिए इस्टेब्लिश करें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर्टिकल 30। अगर आप किसी भी मतलब होना चाहिए या आप मतलब, ठीक है ना, कि वो सरकार उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकती है या खुद बना सकते हैं, ठीक है, ये उनका अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत। बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? ये बेसिकली हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सीधी बात, खत्म, ठीक है। ये क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे BR अम्बेडकर द्वारा दिया गया था। इसके अंदर ही वो सारे आ जाते हैं, जैसे हैबेस कॉर्पस हुआ, मैंडमस हुआ, एंड मैंडमस को उसके अंदर वी कमांड, फिर काफ़ी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, तो ऊपर ऊपर से बताने का कोई मतलब नहीं, नीचे करेंगे। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, थोड़ा वेट करिएगा। जो हमारी ये आंटी हैं इनके ऊपर से ये ब्लैक कलर का लगा हुआ, जो कि में से खोल दिया किसी ने, ठीक है, ऐसे है ना, हाँ अब सही है। चलो अब बात करते हैं फर्दर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिकली, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मतलब सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कोई फर्दर चेंज नहीं होगा इनमें, ठीक है। जो मैगन कार्टर थे हमारा, इन्होंने फर्स्टली बात की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 352 क्या है हमारा? नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी बेसिकली लगती कब है? नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारी वॉर लाइक सिचुएशन हो किसी कंट्री के साथ, तब नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, जिसके अंदर आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 तो पता ही होगा क्या होगा, जो क्राइम किया होगा वो वाला, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, वही चीज़ है। पार्लियामेंट हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, फी सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। अब अमेंडमेंट का एक अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज लाना, चेंज, वही अमेंड करता है, जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली अमेंड करता है कोई भी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसमें अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। मार्शियल लॉ, मार्शियल लॉ बेसिकली क्या है? मार्शियल लॉ को ही हम मिलिट्री रूल भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जब कोई कंडीशन बहुत काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाती है और कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है बेसिकली, तो उस स्टेट में बेसिकली मिलिट्री लॉ लगा दिया जाता है, फिर उस पूरे को मिलिट्री कंट्रोल करती है, ठीक है। बहुत कम सिचुएशन होती है बेसिकली, ये बेसिकली शायद से एक ही बार लगा अभी तक, जब इंदिरा गांधी थी उस समय लगा था, एंड सेम नेशनल इमरजेंसी भी उसी समय लगी थी, ठीक है। एंड बात करते हैं जो जी चीज़ हमने विड्रॉ की हैं अदर कंट्री से, क्या लिया है, जैसे देखते हैं या कॉपी किया है बेसिकली, जो भी कहे, तो वो है कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से ली हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP ये टॉपिक है, इसमें हम DPSP की बात करेंगे आगे, तो DPSP हमने आयरलैंड से लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें मतलब बोलोगे ये बता दो कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है,
तो इनको बताने का कोई सेंस नहीं है, वीडियो बड़ा होगा, ठीक है। सीधे सीधे आपको याद करने, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, जस्ट ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन डायरेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स डीपीएसपीस, आयरलैंड, अमेंडमेंट्स, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो बेसिकली यही वीडियो एंड टेलीग्राम का लिंक जैसे बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, तो जाएँ उसको फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अदर वीडियोज़। सो जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।